हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो कक्षा 12 फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का है। भौतिक विज्ञान का पेपर आपका बहुत नजदीक है, समय बहुत कम है, तो इस कम समय में हम क्विक रिवीजन करेंगे। हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिकों की थ्योरी को समझेंगे, साथ में उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएगा बोर्ड में वो समझेंगे, प्लस सभी डेरिवेशनों को करेंगे वो इंपॉर्टेंट। और न्यूमेरिकल्स की मैं अलग से सीरीज चला दूंगा जिसमें 2022, 23 और 24 पिछले 3 साल के आए हुए सभी न्यूमेरिकल्स को मैं बहुत जल्दी खल्लास कर दूंगा। आपका एक साथ वीडियो बना दूंगा 2-3 घंटे की, जिससे आपके चुटकियों में खत्म हो जाएंगे न्यूमेरिकल्स। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पिछले 3 साल से पेपर इस तरीके का आ रहा है, तो अगली बार ऐसा आएगा, तो उसकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी और आप फुल में से फुल नंबर ले आओगे। ठीक है, और आप हमारा ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री बैच है, आपको वहां पर सारी चीजें ये पीडीएफ में मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी। तो लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो वहां से जाकर ज्वाइन कर लेना। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। लेसन वन फिजिक्स का लेसन 1 है हमारा वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ये पहला चैप्टर है, तो पहले चैप्टर में ही पहला टॉपिक आ जाता है वैद्युत आवेश। आखिर ये वैद्युत आवेश होता क्या है? तो आप ऐसे बोलिएगा कि वैद्युत आवेश क्या है कि किसी भी पदार्थ का एक मूल गुण होता है, मूल भौतिक गुण है, जिसके द्वारा वह वैद्युत प्रभाव, यानी कि ये क्या है, किसी पदार्थ का मूल भौतिक गुण होता है। ठीक है, मूल भौतिक गुण होता है, जिसके द्वारा, इस गुण के द्वारा हमको क्या पता चलता है, पदार्थ के द्वारा, हम पदार्थ के बारे में हमको पता चलता है कि वो विद्युत प्रभाव, ठीक है, विद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, उत्पन्न कर रहा है या अनुभव कर रहा है। ठीक है, उत्पन्न या अनुभव, यानी कि ये क्या है, आवेश क्या है, आवेश किसी भौतिक पदार्थ का या किसी पदार्थ का मूल गुण होता है या मूल भौतिक गुण होता है, जिसके द्वारा हमको यह पता चलता है कि वह पदार्थ विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या अनुभव करता है। मतलब किसी भी पदार्थ के बारे में यदि स्टडी करना है कि वो विद्युत प्रभाव उत्पन्न कर रहा है या अनुभव कर रहा है, तो हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? सबसे पहले विद्युत आवेश ज्ञात करना पड़ेगा। तो विद्युत आवेश हमको यह बताता है, या विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण होता है जिसके द्वारा किसी पदार्थ के बारे में पता चलता है कि वह विद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर रहा है या वो अनुभव कर रहा है। ठीक है, जैसे अब कोई वस्तु है पॉजिटिव चार्ज, एक दूसरी वस्तु है पॉजिटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी, यानी एक दूसरे पर प्रतिकर्षण का बल लगाएगी। यदि इनमें से एक वस्तु नेगेटिव होगी तो ये एक दूसरे को क्या करेगी, आकर्षित करेगी। तो हमको पता चल रहा है कि इनके बीच में चुंबकीय बल लग रहा है, और वो कैसा लग रहा है, आकर्षण का। तो ये सारी चीजें किससे पता चल रही हैं हमको? आवेश के द्वारा पता चल रही हैं। तो आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव आवेश और एक नेगेटिव आवेश। ठीक है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। बस इतना करना, थ्योरी में ज्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों को क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी बस छोटा समझाते रहेंगे आपको। ठीक है, चलिए अब आते हैं इन आवेशों से ही मिलकर आगे कूलाम जी ने बहुत ज्यादा स्टडी किया और एक नियम दे दिया, कूलाम का नियम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर या तो कूलाम का नियम आएगा या इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल आएगा। तो कूलाम ने क्या बताई थी, यदि 2 आवेश हैं, जैसे कि एक Q आवेश यहां पर रखा हुआ है Q1 और एक Q2 आवेश यहां पर रखा हुआ है। ठीक है, 2 आवेश हैं और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r है। तो इन्होंने बताया था कि दोनों बिंदु आवेश या स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1 में आ जाएगा, ये होता है। आपने पढ़ा होगा, सीधे हम दोनों समीकरणों से पता चल जाएगा, किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को हम कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को जब हम मिलाते हैं
तो क्या आ जाता है, ऊपर Q1 Q2 और नीचे R स्क्वायर। तो आप इस समीकरण से भी डिस्क्राइब कर सकते हो कि दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती हमेशा नीचे आएगा, अनुक्रमानुपाती वाला ऊपर आएगा। ठीक है, समझ में आ गई। जब इस चिन्ह को हटाते हैं तो यहां पर एक नियतांक आता है। ठीक है, नियतांक आएगा, कोई भी एक कांस्टेंट आता है, लेकिन यहां पर कांस्टेंट क्या रहता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये कांस्टेंट रहता है। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ये होता है। अब ये आपका कांस्टेंट है तो यहां पे लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या है, एक नियतांक होता है। क्या होता है बबुआ, एक नियतांक होता है, यानी कि कांस्टेंट है। अब इसका मान जब कांस्टेंट है तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 गुणा 10 की पावर 9। जब ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है, कुछ ना कुछ मात्रक भी होगा। तो इसका मात्रक क्या होता है बबुआ, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, अब जो शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, टिक मार्क क्वेश्चन रहता है, उसमें यही पूछेगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मात्रक बताओ, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। कभी कभी सीधे सीधे पूछेगा कि इसका मान बताओ, इतना हो गया। क्लियर है, चीजें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, अब यहां से आगे कभी कभी पूछ लेता है कि इस एप्सिलॉन 0 के बारे में बताओ कि इसका मान कितना होता है। तो इसका अकेले का मान होता है 8.85 गुणा 10 की पावर -12। ठीक है, इसका भी कुछ ना कुछ मात्रक होता है, तो इसका मात्रक इसका उल्टा कर देते हैं, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। ठीक है, अब दोनों का विमीय सूत्र इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं, इनका विमीय सूत्र आपको पहले ही मैं बता चुका हूं। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, इसका जो विमीय सूत्र कितना होता है, एक मिनट, ये देखिएगा, इसका जो विमीय सूत्र है, इसकी जो विमा है वो m-1 l की पावर -3 t की पावर 4 a की पावर 2, ये इसका विमीय सूत्र होता है। और इसका जो विमीय सूत्र, इसका भी कभी कभी विमीय सूत्र पूछ लेगा, तो क्या होगा, m l की पावर 3 t की पावर -4 a की पावर -2, ये इसका विमीय सूत्र होता है। तो दोनों का याद रखिएगा, केवल इसका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं हम निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता। इसको हम क्या बोलते हैं, निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता कहते हैं। बात समझ में आ गई, अच्छे से क्लियर हो गई चीजें। ठीक, क्लियर हो गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बस ये कूलाम का नियम खत्म हो गया। बस यहीं से आधारित न्यूमेरिकल बनता है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दोनों 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल बताओ। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इनको न्यूमेरिकल को हम करना बता देंगे अभी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सीधे सीधे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आ जाते हैं। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सभी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। अब इसमें इंपोर्टेंट मत पूछना सर कि इसमें भी इंपोर्टेंट बता दो, इंपोर्टेंट ही करा रहा हूं मैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब इसकी जो परिभाषा क्या होगी भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है, देखिए पहले इसका फॉर्मूला से हम परिभाषा बनाना सीखेंगे। देखिए E बराबर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है E बराबर F/Q0, ये फॉर्मूला होता है इसका। Q0 क्या होता है, एक परीक्षण आवेश होता है। क्या होता है, परीक्षण आवेश। अभी आपका प्रैक्टिकल चल रहा होगा तो परीक्षण आवेश के बारे में पूछ लेता है एग्जामिनर के, परीक्षण आवेश क्या होता है। तो आप कहेंगे कि परीक्षण आवेश एक सूक्ष्म धनात्मक आवेश होता है जिसका कोई अपना वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। इसको केवल प्रयोग में लाया जाता है। क्या प्रयोग में लाया जाता है, ताकि हम प्रैक्टिकल, हम ऐसा मान के चलते हैं कि यहाँ पर एक अंक धन परीक्षण आवेश लेकर आए। तो ऐसा क्यों लेकर आते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, तो ये दूसरे के यहां जाएगा तो कुछ इफेक्ट नहीं करवा पाएगा। ठीक है, अपने के द्वारा नहीं कर पाएगा लेकिन उसके अनुभव कर लेगा। तो इसका मतलब ये क्या होता है, एक धन परीक्षण आवेश क्या होता है, एक धनात्मक सूक्ष्म आवेश होता है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, और ये एक काल्पनिक आवेश होता है। कैसा होता है, काल्पनिक आवेश होता है। बात समझ में आ गई, ये काल्पनिक माना जाता है। E बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर फॉर्मूला होता है F/Q0। तो यहां पे क्या है, ये जो चीज नीचे होती है उसको एकांक, तो एकांक धन परीक्षण आवेश पर इसका हम क्या कर दें,
इसको हम क्या कर दें, एकांक यानी एक कर दें, एक यानी कि एकांक, तो क्या हो जाएगा, E बराबर F आ जाएगा। मतलब ये क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस वैद्युत बल के बराबर होती है जो एकांक धन परीक्षण आवेश पर कार्य करता है। बात खत्म। तो किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश लाया जाए, किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश लाया जाए, तो उस एकांक धन परीक्षण आवेश पर जितना वैद्युत बल कार्य करता है वही उस क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, वही उस क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। बात समझ में आ गई? ठीक है। या आप कह सकते हो किसी एकांक या किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने पर उस पर कार्य करने वाले वैद्युत बल तथा एकांक धन परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात? जैसे चाहो वैसे बोल सकते हो, लेकिन सबसे बढ़िया है कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, बात समझ। अब यहां पर जो बल कार्य करेगा वो यहां की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी, इस बी बिंदु पर जितना वैद्युत बल कार्य करेगा वो बी बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। ठीक है, क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वगैरह और समझ लो, क्योंकि यहां से टिक मार्क क्वेश्चन बन जाता है। देखिएगा, मात्रक इसका होता है इस सूत्र के अनुसार न्यूटन प्रति कूलाम, इसका मात्रक हो जाएगा। इसका विमीय सूत्र भी रहता है बबुआ। विमीय सूत्र क्या रहता है, m और l और ml t की पावर -3 a की पावर -1, ये इसका विमीय सूत्र होता है। ठीक है, ये इसका विमीय सूत्र हो गया। हालांकि इसके और भी मात्रक होते हैं, ठीक है, वो आगे आपको पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं बता दे रहा हूं अन्य मात्रक इसके क्या होते हैं। इसका एक वोल्ट प्रति मीटर भी रहता है, और एक आपका जूल प्रति कूलाम मीटर, जूल सीएम का मतलब सेंटीमीटर, बस समझ लें, जूल प्रति कूलाम मीटर, तीन होते हैं, एक न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट प्रति मीटर और जूल प्रति कूलाम मीटर, ये तीन सूत्र होते हैं इसके, इनको याद कर लीजिएगा। अब आते हैं वैद्युत फ्लक्स पर। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा समझेंगे। ठीक है, ये क्या है कि भाई कोई वैद्युत क्षेत्र है, कोई मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र है, और इसमें हमने एक छोटा सा पृष्ठ ले लिया और इस पृष्ठ से लंबवत कुछ वैद्युत बल रेखाएं निकल गई। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर हमने एक छोटा सा पृष्ठ ले लिया, ये इससे कितनी लंबवत वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं वो संख्या हम काउंट कर लें, तो वही इस पृष्ठ का क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है, एक प्रकार से वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को बताता है। क्या बताता है? वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को बताता है। तो मतलब क्या है, किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बंद पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को हम उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई ई, सफिक्स में ई लगा देंगे यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, फाई ई बराबर क्या होगा, यहां पर कितना, ये मान लीजिए हमने क्या लिया, इतना वैद्युत क्षेत्र है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र के भीतर चल रही है तो हमने वैद्युत क्षेत्र ई मान लिया, ई वेक्टर, और ये पृष्ठ जो लिया है वो हमने क्या मान लिया, ए वेक्टर। तो ये इसका वेक्टर रूप होता है, और इसको खोल देते हैं तो ई ए कॉस थीटा, तो दो फॉर्मूले इसके बन गए, ई ए कॉस थीटा और ये। ठीक है, अब इसका मात्रक भी देख लो बबुआ। इसका मात्रक क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, और ए का मात्रक क्या है, ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। या एक और, यदि वोल्ट मीटर रख देते हैं हम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हम वोल्ट प्रति मीटर रख दें, और यहां पर ए आ रहा है तो मीटर स्क्वायर। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कॉस थीटा का मात्रक क्यों नहीं रखा, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो इससे एक कट जाएगा। या हम इसको वोल्ट मीटर भी बोल सकते हैं, या इसको हम वोल्ट मीटर भी बोल सकते हैं, वोल्ट मीटर। ठीक है,
वोल्ट मीटर भी बोल सकते हैं। अब इसका विमीय सूत्र भी बना दो भाई, विमीय सूत्र भी बना दो। फ्लक्स की बात कर रहा हूं मैं, फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा बबुआ, फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए आपको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये है। अब इसी में हम क्या कर देंगे, मीटर स्क्वायर नहीं एल स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एल की पावर 3, टी की पावर -3, ए की पावर -1, ये इसका वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र बन गया। स्क्रीनशॉट ले लो बबुआ, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। ये आपका वैद्युत फ्लक्स का क्या बन गया, विमीय सूत्र बन गया। अब चलिए और आगे की बात करते हैं। अगला गॉस की प्रमेय को समझाएंगे अब हम। देखिए गॉस की प्रमेय समझो, गॉस की प्रमेय क्या कहती है। मान लीजिए कोई भी एक बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, और इसका कुछ ना कुछ क्या होगा भाई, जब वैद्युत क्षेत्र के भीतर है तो इसका कुछ ना कुछ नेट आवेश भी होगा, ठीक है। बंद पृष्ठ का नेट आवेश हमने क्यू मान लिया, ठीक है, ओके। अब हमको इसका वैद्युत फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो हम इस पूरे पृष्ठ से देखेंगे कितनी बल रेखाएं इसके लंबवत गुजर रही हैं, वो हमको काउंट करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, तभी तो हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। लेकिन इस गॉस भाई साहब ने एक इसका शॉर्टकट दे दिया। शॉर्टकट क्या दिया कि हमको यदि किसी भी बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, किसी भी बंद फ्लक्स की गणना करनी है, तो हमको क्या करना है कि उसके नेट आवेश का, उसके नेट आवेश में हमको क्या करनी है, 1/ε0 की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये क्या बन जाएगा, उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स बन जाएगा। मतलब वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, Q/ε0। दिस इज कॉल्ड गॉस थ्योरम, ठीक है। मतलब क्या था, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है, इतने गुना होता है। जैसे कहते हैं ना, 2 गुना कर दिया x को, 2 गुना कर दिया 2 की मल्टीप्लाई, 4 गुना कर दिया x को 4x, ऐसे ही 1/ε0 गुना होता है। तो किसी भी बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसको हम क्या कहते हैं, गॉस की प्रमेय कहते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी फ्लक्स की वही कंडीशन है, वही मात्रक, वही विमीय, वही सूत्र, ठीक है। चलिए, तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझको बताइए। इसी तरीके की आपको हर चैप्टर की वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। और आपको ये थ्योरी जो मैंने बताई है वो आपको चाहिए, नोट्सों में चाहिए, तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। नीचे लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर ग्रुप हमारे ज्वाइन कर लीजिएगा, ग्रुप में डाल दूंगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। अब ऐसी 4 डेरिवेशन एक साथ एक वीडियो में कराऊंगा मैं, ठीक है। अभी डालूंगा थोड़ी देर बाद, अब से 1 घंटे 1.5 घंटे बाद आपको वीडियो डालूंगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। जय हिंद।